कलाकारों को कृपया आप स्टेज पर भेजने की कृपा करें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वंदना देखो, लोकमान्य के आज इस पैरेलल सेशन में हम शुरुआत आसाम के सटिया डांस से शुरू करने जा रहे हैं और इस डांस को परफॉर्म करेंगे मृदुस्मिता दासबोड़ा, बहुत आसाम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनके साथ में और 4 आर्टिस्ट उनके साथ परफॉर्म करेंगे। अभी उनके परफॉर्मेंस होने वाले हैं, आप लोग देखिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरेलल सेशन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। मैम आगे जाइए, थोड़ा लाइव चल रहा है। सर्व
लोके
Namaskar. The stage has already been set for the idea, relevance and inspiration of Lok Manthan in the very first session by Shri Nand Kumar ji, by Honorable Governor of Assam, Shri Jagdish Mukhi ji, by respected Chief Minister of Assam, Shri Hemant Biswa Sarma ji, and Honorable Vice President of India, Shri Dardeep Dhankar ji. Yet, there are certain queries, certain questions, certain inhibitions about why this Lok Manthan, why we have to talk about the cultural assimilation, why people, delegates and performers from all parts of Bharat have come to this pious land of Devi Kamakhya. Apunak Hokuluke Swagatam. We welcome you all to this Lok Manthan 3 organized in Assam. आप सभी का इस कीनोट सेशन में स्वागत है। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर कपिल तिवारी जी व श्रीमान श्रीधर पराटकर जी से निवेदन करती हूं कि आप मंच पे आएं। डॉक्टर कपिल तिवारी पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी लोक सांस्कृतिक निकायों के सलाहकार सदस्य रह चुके हैं। संस्कृति विभाग में आपने अविभाजित मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से होनहार लोक कलाकारों को खोजकर
उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। आपके इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अभिनंदन। मैं आदरणीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि आप डॉक्टर कपिल तिवारी जी का स्वागत करें। नहीं, कैमरा लगा हुआ है। नहीं होगा। आदरणीय श्रीधर पराडकर जी, आप अकाउंटेंट जनरल कार्यालय में ऑडिटर रहे हैं। 10 वर्ष की शासकीय सेवा छोड़कर 1986 से आप सामाजिक जीवन के कार्य में हैं। आपने मां शारदा, रानी दुर्गावती, कर्मयोगी बाबा साहब आप्टे, अद्भुत संत स्वामी राम तीरथ आदि कई पुस्तकों का लेखन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल तथा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में MA हिंदी विषय के लिए खंडो बल्लाल पुस्तक स्वीकृत हुई है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्राच्य विद्या विशारद विवेकानंद पुरस्कार भी आपको मिला है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से निवेदन है कि आप आदरणीय श्रीधर पराडकर जी का स्वागत करें। डॉक्टर कपिल तिवारी जी से अनुरोध है कि आप बीज वक्तव्य के लिए आए। आदरणीय श्री पराडकर जी और इस सभा में विराजमान आप सभी संस्कृतिवेत्ता, साहित्यकार, लोक अध्येता और अपने देश को, अपनी परंपरा को और अपनी संस्कृति को प्रेम करने वाले सभी बंधुजन, नंदू कुमार जी जो हैं उनको पता नहीं क्या सूझा, इस बार उन्होंने मुझको बीज वक्तव्य में फंसा दिया है। वक्तव्य तक अपनी हैसियत है, वक्तव्य कर लेते हैं। ये बीज वक्तव्य एक नई चीज चली है, तो मेरा मन आज सचमुच में कुछ ऐसा ही है कि मैं ऐसा ही करूं। सब तरह की व्याख्याओं, ब्यौरों और तथ्यों से थोड़ा सा दूर, जैसे भूमि में बीज का वपन करते हैं, विषय के वपन करते हैं, सूत्र की तरह करते हैं। मित्रों, आपने विषय दिया है लोक परंपरा। परंपरा एक बड़ा विराट पद है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रचलन में आने के कारण जो बड़े महिमापूर्ण, विशाल, विराट, गहन शब्द होते हैं, उनके अर्थ थोड़ी सिमटने लगते, क्योंकि हम हर जगह उन शब्दों को इस्तेमाल करने लगते हैं। परंपरा भारत में एक ऐसा ही शब्द है। दरअसल इस धरती पर ऐसी अद्भुत परंपरा का विकास संभव नहीं हुआ। इसमें जितना जीवन लगाता हूँ, जितना कुछ काम करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ समझ में आना शुरू हुआ है, और तब तक जीवन बीतने से होता है। बड़ा मुश्किल है। ये विराट पद इसलिए कह रहा हूँ कि परंपरा के भीतर एक ज्ञान की परंपरा है, एक साधना की परंपरा है, एक धर्म की परंपरा है, एक संस्कृति की परंपरा है, एक सौंदर्य बोध या कला की परंपरा है, शब्द रचना की परंपरा है,
जीवन परंपरा है, उद्यम परंपरा है, कौशल परंपरा है, इतना विराट योग परंपरा। अब इस परंपरा ने ही परंपरा को समझने के लिए दो बहुत सुंदर रूपक गढ़े। जीवन की परंपरा के लिए वृक्ष और नित्यता के लिए, निरंतरता के लिए नदी का प्रवाह। एक वृक्ष जो है, बीज से पौधा, पौधा से वृक्ष, वृक्ष से विशाल डालियों पत्तों में फैलता ही चला जाता, आकाश की तरफ अपनी बाहें उठाता हुआ चलता जाता है। जीवन ऐसा है, फैलता है, चारों तरफ फैलता है। और इस जीवन में जो परंपरा है वो नदी के प्रवाह की तरह है। बड़ा अद्भुत रूपक है ये भी। एक क्षण रुके बिना सदियों सदियों तक लोक के कल्याण के लिए वो बहती है और क्षण भर भी पुरानी नहीं होती, एक क्षण भी पुरानी नहीं होती। इसीलिए किसी ने कहा है कि एक ही नदी में तुम दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जिस नदी में स्नान किया था वो पानी तो जा चुका। परंपरा ऐसी है। हर पीढ़ी के सामने ये चुनौती होती है कि धारण करने की क्षमता है इतने विराट को। आज देखता हूं भारत के इतने विचित्र तरह के बौद्धिक वर्ग को जो पश्चिम से आक्रांत है। ये पंकज जी बैठे हैं, एक शब्द देते हैं यूरंड, यूरोपीय इंडियन। तो वे महोदय सदा एक आधुनिकता के वृक्ष परंपरा को समझना चाहते हैं। और कमाल और दुख की बात तो यह है कि इन आधुनिकों ने खुद अपनी कोई आधुनिकता अर्जित नहीं की, रची नहीं, खोजी नहीं। ये उधार के आधुनिक जो हैं पश्चिमीकरण को ही भारत की आधुनिकता के रूप में समझते और परिभाषित करते हैं। बड़ी विडंबना है भारत की। लेकिन मेरे मन में बहुत बरसों बाद एक प्रसन्नता का उन्मेष हुआ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भारत का भाग्य जागा है। इतिहास जो है उसने एक करवट बदली है। इतिहास के साथ इतिहास की एक चेतना भी होती है, इतिहास की एक शक्ति भी होती है। और जब सदियों सदियों बाद इतिहास की ये शक्ति एक बार फिर से जागती है तो देशों के भाग्य बदल जाते हैं, उनकी सूरत बदल जाती है, उनकी शक्ति बदल जाती है, उनका प्रभाव बदल जाता है। और ये याद रखिए कि ज्ञान के रूप में भारत को खोजना कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं खोज सकते। आप जितना पीछे चलते चले जाएंगे आप पाएंगे वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते, ये संभव। इसीलिए तो परंपरा कहती है कि सत्य जो है खोजा नहीं जाता, ये संभव नहीं। कहां खोजेंगे? कौन से वन में चले जाएंगे, कौन से प्रांतर में चले जाएंगे, कौन से पर्वत पे चले जाएंगे? एक यात्रा है जो अपने भीतर है। इसीलिए हमने उसको अंतर यात्रा का नाम दिया है। एक अंतर यात्रा है जहां वर्षों वर्षों की साधना के बाद इस देश के हजारों हजार योगियों ने, संतों ने, साधकों ने, अवधूतों ने एक कठिन तपश्चर्या में भारत के भाग्य का ज्ञान अर्जित किया था। वो समष्टि का ज्ञान है, सारी समष्टि का ज्ञान। उसने हमें ये पहला बीज दिया था कि दरअसल तुम जिस जीवन को जी रहे हो, तुम जानते हो, वो सारी समष्टि से जुड़ा हुआ है। इस समष्टि में कुछ भी पृथक नहीं।
ये भारतीय परंपरा और भारतीय परंपरा के सत्य का पहला बीज। इस विराटता और इस परस्परता को बहुत ठीक से जो समझता है वो भारतीय सत्य को जानता है। पहली बात ये कि सत्य के लिए एक अंतर यात्रा करनी है, और दूसरा कि आप उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, वो अपने आप में पूर्ण है। और तीसरी चीज ये कि सत्य जो है वो नया नहीं होता, सनातन होता है। सत्य सदा नई तरह से कहा जाता है, नया सत्य नहीं कहा जाता, और इसमें जमीन आसमान का होता है। कुछ लोगों से बड़ी गलती होती है, कोई नया सत्य खोज लिया है, संभव नहीं, कोई गलतफहमी हो गई। इस संसार में ज्ञान की पूरी परंपरा में जो भी सत्य कहे गए हैं वो कह दिए गए थे। वे हर युग में, हर काल में, हर समुदाय के सामने नई तरह से केवल कहे जाते हैं। सत्य नया या पुराना नहीं होता, कहने के ढंग नए या पुराने होते। इसलिए हमने अपनी परंपरा को सनातन की परंपरा कहा, प्राचीन नहीं कहा। मैं तो बड़ा दुखी होता हूं जब परंपरा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, सौंदर्य के संदर्भ में हम प्राचीन शब्द का उपयोग करते। प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय परंपरा, ये क्या है भाई? प्राचीन का अर्थ ये है जो कभी हो चुका, अब कोई संभावना नहीं है। भग्नावशेषों में खोजना पड़ेगा, पुरातत्व की वस्तु होगा। मुझे तो परंपरा ने जो दाय सौंपा है वो न नया है न पुराना है, सनातन है। मैं जिस दिन अपने आप को उसका पात्र बनाता हूं मैं उसका हो जाता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र से कुछ लोग मेरा साक्षात्कार ले रहे थे, और उन्होंने एक बड़ा अटपटा सवाल मुझसे किया कि आज की जो नई पीढ़ी है, ये भारतीय परंपरा और संस्कृति, इसके लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं बचा है, ये उसके लिए प्रासंगिक रह गई है क्या परंपरा? मैंने कहा कि आपके प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है ये कि जिसको आप युवा और नया कह रहे हैं, आधुनिक कह रहे हैं, वो ही प्रासंगिक ना रह गया वो अपनी परंपरा के लिए। बड़ी उल्टी सी बात है। अब प्रासंगिक है, इसको रोज रोज थोड़ा थोड़ा अपनी परंपरा की दीक्षा में प्रासंगिक बनाना है। अपनी आवाजों को जिस दिन हम ठीक से सुनने लगते हैं, श्रवण, सम्यक श्रवण, परंपरा के ज्ञान का सम्यक श्रवण शुरू करो। ये नेत्र दिए हैं परमात्मा, देखना शुरू करो, जीवन को देखना शुरू करो। हाँ, हमें एक वाक्य मिला हुआ है, सम्यक वाक्य, सम्यक विमर्श। सब तरह की चीजें या विचार विमर्श नहीं होते हैं। विमर्श एक बहुत केंद्र चीज है। हमारे यहाँ वाक्य दर्शन की परंपरा में कहा गया है कि शब्द जो है उससे उद्भूत विचार जब केंद्रित होता है किसी विषय के आसपास तो वो विमर्श बनता है। इस विमर्श को गहरा करते चले जाएं, गहरा करते चले जाएं, तो एक दिन आप में प्रतिभा उद्भूत होती है। भारतीय शास्त्रेषु प्रतिभा विमर्श, प्रतिभा उद्भूत होती है, लेकिन वहां रुक ना जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रतिभा पे रुक गए उनके साथ सदा एक खतरा है। प्रतिभा एक शक्ति है, वो जिस जगह होती है वहां एक सत्ता बन जाती है। प्रतिभा पर रुके हुए लोग जो हैं, हमारी पूरी परंपरा की देशना है कि अगर प्रतिभा पे रुक गए तो जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, वहां एक सत्ता बन जाओगी। राजनीति में हो, साहित्य में हो, पत्रकारिता में हो, विज्ञान में हो, टेक्नोलॉजी में हो,
साधना में हो, हर जगह ये खतरा है। इसलिए इस परंपरा ने कहा कि प्रतिभा को प्रज्ञा में बदलो। और वो कैसे होता है? सारी प्रतिभा जो है उसको सत्याभिमुख करो, सत्य के लिए लगा दो, जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए। प्रतिभा जो है एक दिन प्रज्ञा में बदल जाएगी। और प्रज्ञा से जो जीवन देखा जाता है, जो सत्य देखा जाता है, जो परंपरा देखी जाती है, जो ज्ञान देखा जाता है, अनूठा है। नया या पुराना नहीं होता, पर सनातन हो जाता है। हमारा आविष्कार तो नहीं है, हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारी साधना, हमारी रचना हमारा आविष्कार नहीं है, हमारा उत्तराधिकार। भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करते रहें, हे परमात्मा, हमने तो कुछ नहीं किया, ना कुछ खोजा, ना कुछ रचा, ना उतनी बड़ी प्रतिभा या प्रज्ञा थी, लेकिन हमें अपने उत्तराधिकार में जो कुछ मिला है उसके थोड़े बहुत पात्र हो सके, एक विनम्र पात्र हो सके, बहुत बड़ी बात हुई है। लोग पे आते हैं। अब ये नंद कुमार जी कह रहे थे शुभारंभ की सभा में कि पश्चिम के फोक के बरक्सिस को ऐसी मूर्खताएं बहुत लोग करते रहते हैं, और अकादमिक तो भारत में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये तो अद्भुत लोग हैं, उनके हाथ तो जो कुछ भी पड़ जाए वो अजीबोगरीब भी हो जाता। मुझे अकादमिकता से बहुत डर लगता है। विद्यानिवास जी से एक बार मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा पंडित जी कैसे अपन इसको समझने की कोशिश करें या परिभाषित करें? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, और वो ये है कि लोक जो है वो एक वाक केंद्रित परंपरा का नाम। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अनुभव से भी जानता हूँ। मैंने 30-35 साल लोक के क्षेत्र में काम किया है, तो जो समझ में आया उसमें आपकी बात मुझे सही लग रही है। फिर मैं सोचता ही चला गया, और अंत में जो कुछ मेरे हाथ आया उसको मैं कुछ सभाओं में निवेदित कर चुका हूं। आज जरूरी होने के कारण इसको फिर से एक बार आपके सामने कहता हूं कि भारत की चेतना में लोक का जो विस्तार है वो षट मात्रिकाओं में है। इसको बहुत ठीक से भारत और भारतीय लोक परंपरा को समझने के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारी पहली लोक मातृका है धरती माता। धरती माता सब जन्म लेते हैं, एक जीवन जीते हैं, और एक दिन इस पृथ्वी से विदा होते हैं। सब इसी में वे पोषित करती हैं, जीवन देने वाली मां की तरह पालती हैं। एक असमाप्त अध्याय है उनको समझने का। पहली मातृका धरती माता, दूसरी मातृका लोक में प्रकृति माता, चारों तरफ से घेरे हुए जो अपरा प्रकृति है, तत्वपूर्ण प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, पंच तत्वों से बनी हुई है, 3 गुणों से बनी हुई है, निर्मित है। तुम भी उसी का हिस्सा, हम भी उसी से बने, वही 5 तत्व, वही 3 गुण जिनसे ये सारी प्रकृति बनी है। तो जो पहला सूत्र मैंने कहा था कि दरअसल जुड़ा हुआ है सब कुछ, सारी समष्टि जुड़ी हुई है प्रकृति से। अपने को इस तरह भारतीय लोक ने एकाकार किया, एकाकार कर दिया, उसको प्रणाम किया एक माता की तरह। तीसरी मातृका लोक के पास है, वह है नदी। माता की तरह का कोई गुण है। मान सभ्यताओं का उन्नयन और पराभव उनके किनारे शताब्दियों शताब्दियों से गुजरा। वे सबकी गवाह है, वे अहर्निश बहती हैं। जब हम सुख की नींद में सो रहे होते हैं तब भी वे अपना कार्य जारी रखती हैं। सभ्यता निर्मात्री, उनमें भी माता की तरह एक अद्भुत गुण। स्त्री माता, हम सब अनुग्रहित हैं, हमारा जन्म संभव करने वाले। 5वीं माता हमने, और ये इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी लग रहा है कि अनावश्यक ही इस देश में विवाद खड़ा कर दिया है लोगों ने। गाय माता का है,
और किसी प्राणी को नहीं कहा। उस पूरी परंपरा ने अपनी साधना में ये जाना कि दरअसल एक पूरी प्राणिक सत्ता, जलचर, थलचर, नभचर, उनसे तुम्हारा जीवन संभव हो रहा है। उनमें एक प्राणी है गाय, जो दिव्यता के रूपक की तरह तुम्हारे पास है। अद्भुत। माता के बाद उनका दूध ही तुमको पुष्ट करता है। उनमें एक गुण है, पूजा करना उसकी, सम्मान करना उसका। इस संसार में हर प्राणी का मांस खाने की बुभुक्षा जिन लोगों में है वे ठीक से समझ लें, नष्ट हो जाएंगे। माता का गुण देखा था उसने, इसलिए प्रणाम किया था। आपको दिलीप की कथा याद होगी, राजा दिलीप की कथा। नंदिनी के लिए क्या किया, मैं ऐसे ऐसे पुण्य को धारण करने वाले जो महान लोग हैं, उनके कुल में मर्यादा के पुरुषोत्तम आते हैं। और आखिरी मातृका, षट मातृकाओं में भाषा माता, एक भाषा जिसको आपने मातृभाषा कहा, उसकी ना कोई पाठशाला है, ना कोई ग्रामर है, ना कोई स्कूल है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई पुस्तक है। और इस धरती का हर आदमी एक भाषा बोलता है, उसको वो अपनी मातृभाषा कहता है। ये वाक्य की जो शक्ति है, ये जीवन के साथ ही आती है। बाकी आप भाषाएं जो जीवन में सीखते रहते हैं, वो सब अलग, उनके स्तर अलग है, विचेतना में उतनी गहराई तक नहीं जाती हैं। इसीलिए तो जर्मनी के नए मनोवैज्ञानिक शोध में कहा है कि अगर कोई आदमी कोमा में चला गया है और चिकित्सा से वो कोई उम्मीद अब नहीं बची है, वो करीब करीब आखिरी चरण में है, तो एक काम करना, एक प्रयोग करना, उसके कान के पास उसकी मातृभाषा का शब्द जो है उसका लगातार उच्चारण करना। और अगर 1% भी निश्चेतना से बाहर आने की संभावना बची होगी, वो मातृभाषा का शब्द सुन के वापस आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस संसार की कोई भी औषधि फिर से उसको चेतना में लौटा नहीं सकती है। पसंद इतनी गहरी जाती है मातृभाषा, हमारे अस्तित्व में इतनी गहरी जाती है। इन षट मातृकाओं में भारत का लोक जो है वो विस्तारित है, उसका बोध विस्तारित है, उसकी चेतना विस्तारित है। अब कुछ लोग जो हैं, जैसे आधुनिकता के वृक्ष एक विमर्श खड़ा करते परंपरा के लिए, और वो लोग, दुख होता है ये देख के, ऐसे लोग जिनने अपनी आधुनिकता रची ही, जिनने पश्चिमीकरण को ही भारत की आधुनिकता बना दिया, वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो तुलना करते हैं, वो पिछड़ा हुआ कहते हैं, वो गई गुजरी चीज समझते हैं। क्या विडंबना भारत के भाग्य में। ये जो उधारी के आधुनिक शब्द मैं कहता हूं तो गलत नहीं कह रहा। एक विमर्श खड़ा होता है भारत में शास्त्र के वृक्ष, जैसे लोक की एक परंपरा अलग है, शास्त्र की एक परंपरा अलग है। क्या ये सच है? ये तो सच नहीं। हमें इस सत्य को ठीक से समझना चाहिए। परम चेतना में साधना की जो ज्ञान प्रकाश रूप में उद्भूत होता है, प्रकाशित होता है, वो सबके उत्तराधिकार की तरह सबकी चेतना में व्याप्त हो जाता है, वो सबका होता है। फिर उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। इस अर्थ में एक बिना पढ़ा लिखा भारतीय जो है, भारतीयता के सार को और ज्ञान के सार को जानता है। वो पाप और पुण्य के बीच के अंतर को जानता है, वो अच्छाई और बुराई के अंतर को जानता है, वो करनी और अकरणी के बीच के अंतर को जानता है। वो जानता है कि बिना उद्यम के उसको किसी भी तरह की संपदा चाहिए ही नहीं। बिना उद्यम के जो लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी वो उत्पात मचा देगी तुम्हारे जीवन में। राष्ट्र के जीवन में भी उद्यमी होना पड़ता है, लक्ष्मी के लिए उद्यमी होना पड़ता है। वो जानता है।
लोक का जो आदमी है बिना पढ़ा लिखा होकर ज्ञान की एक विरासत को दरअसल अपने जीवन में जीता। जीवन में जीना कोई और बात है, विचार की तरह बौद्धिक हो जाना एक और बात है। जो कुछ भी ज्ञान है उसको जीवन में विन्यस्त करो, ये भारत की कीमिया है। भारत का ज्ञान बचा है। इसलिए जिन बर्बरों ने हम पे हमला किया पिछली सदियों में, बहुत कुछ नष्ट कर दिया, उनने संस्कृति की ऊपरी भौतिक परत को तहस नहस कर डाला, लेकिन वे समझ नहीं पाए तो वो फिर खड़ा हो गया और फिर खड़ा हो गया, क्योंकि उसका जो ज्ञानात्मक बीज था उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं था। वो शस्त्रों से नहीं होता, उससे बड़ा ज्ञान हो अगर तो ही उसका मुकाबला किया जा सकता। ये तो संभव नहीं था कि तलवारें लेके आप ज्ञान से लड़ोगे, लोगों के सिर काट दोगे, लोगों की चेतना का क्या करोगे, ये संभव नहीं। हर बर्बरता इस देश ने झेल ली, सभ्यता का विरूपीकरण बहुत भौतिक सतह पे हुआ, लेकिन उसका जो आत्मचेतस रूप था और उसका जो ज्ञानात्मक आधार था, उसके पास एक ऐसी शक्ति है कि लड़ने के लिए सामने कोई ज्ञान ही नहीं था। पराभूत कैसे? पराभूत करने ग्रीक नॉलेज से करेंगे, रोमन नॉलेज से करेंगे, चाइनीज नॉलेज से करेंगे, इजिप्शियन नॉलेज से करेंगे, कैसे करेंगे? ये संभव नहीं है। तो उसमें एक अंतर्निहित शक्ति है, तो उसकी भौतिक परत को आप कितनी भी बार नष्ट कर दें, वो अपनी पुनर्रचना उस आधार पे फिर से कर लेती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मित्रों, भारत में संस्कृति की जो रचना है वो रचना एक ज्ञानात्मक आधार पे की गई है। यही वो सूत्र है जिसके आधार पे इतने बड़े महादेश में इतने तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियों, इतने तरह की भाषाओं, इतने तरह के उद्यमों, इतने तरह की विविधता के बीच में वो एक सूत्र की तरह कोई, लेकिन जो दुष्टता है वो इसको विविधता के देश के रूप में परिभाषित करती है, जैसे इसको सूत्र में बांधने वाली कोई चीज है ही नहीं। हमें उस सूत्र की बात करनी है। विविधता की बात तो भारत आजादी के बाद से 75 साल से कर रहा है। भाषा अलग, इनकी भाषा अलग, ये क्षेत्र अलग, ये जाति अलग, ये धर्म अलग, सूत्र की बात। पुष्पों की एक माला होती है तो पुष्प अलग अलग रंग के, अलग अलग सुबास के हो सकते हैं, सूत्र अलग होता है क्या? वो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, चेतनात्मक सूत्र वो अलग नहीं होता। और लोक के संदर्भ में एक फिर अगला बीज लेते हैं, वो ये है कि इस पे जरा विचार करें कि जो भारत का लोक जीवन है, कभी राज्य की तरफ देखा उसने? वो शैडो ऑफ स्टेट के भीतर कभी नहीं था ही। भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में आप चले जाइए, कौन सी पुलिस, कौन से बल, कौन से थाने, कौन सी सेना, कौन से जेल, कौन से कानून वहां चलते हैं? वे अपनी स्व मर्यादा में जीने की वो मर्यादा मैंने खुद रची है, क्योंकि मेरे मर्यादा के पुरुषोत्तम ने अपने आचरण से मुझे उसकी दीक्षा दी थी। जो स्वानुशासन में हैं उनके लिए संहिताओं की जरूरत नहीं, और जिनके जीवन में कम से कम राज्य है वे अपनी मौलिकता में होते हैं। हम जो नागर समाजों में रहने वाले लोग हैं, 1 घंटे के लिए भी अगर राज्य अपने आप को विड्रा कर ले तो हम एक अराजक आदमी में बदल जाएंगे। इसको समझ लेना बहुत ठीक से। एक बार मैं कहीं विवरण पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क में 1 घंटे के लिए बिजली चली गई, अंधेरा हो गया अचानक। ऐसा कभी वहां होता नहीं, बहुत बड़ा स्टेट, 10 गुना अपराध उसे 1 घंटे के भीतर। ये हम लोगों की वास्तविकता है इन शहरों में। कैसे करेंगे इसको?
बड़ा जटिल काम है। अपनी स्वमर्यादा में होना एक बड़ा सुंदर वैदिक शब्द है, ऋत। ऋग्वेद में आया है। इसका आंतरिक अर्थ है अस्तित्व में समाहित, अस्तित्व को संचालित करने वाले महानियम। इसको कोई संचालित नहीं कर रहा, उसके अंतर्गत जो महानियम है वो ही अस्तित्व को संचालित कर रहे हैं, एक क्षण की भूल चूक के बिना। ये जीवन, ये पूरा अस्तित्व टिका हुआ है अपनी स्वमर्यादा में और अपने स्वधर्म में। बहुत ठीक से समझे। ऋत का मेरे पास एक ही अर्थ है, जो अपने स्वधर्म में है और अपनी स्वमर्यादा में। हमने नारायण के अवतारी राम को मर्यादा का पुरुषोत्तम कहा है। कौन सी मर्यादा? किस मर्यादा के पुरुषोत्तम? वो मर्यादा जो हमारे समाज ने रच दी, कसौटियां बना दी, और फिर हम पुरुषोत्तम के ऊपर उनको लागू करते हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम के ऊपर, कि हमारी बनाई संहिता, हमारी बनाई नैतिकता, हमारा बनाया मूल्य, इस पे खरे उतर के बताओ तो हम मान लेंगे कि तुम मर्यादा के पुरुषोत्तम हो। हाय करते हो, दिमाग है। समष्टि की मर्यादा के पुरुषोत्तम नारायण के अवतारी होके आए, और उनने एक बार हम लोगों को ये बताया कि अपनी स्वमर्यादा में जो लोग होते हैं उनको राज्य की जरूरत नहीं, कम से कम राज्य चाहिए। कभी राज्य ने लोक परंपराओं का वित्त पोषण नहीं किया, वे स्वानिर्भर थे, वे ही स्वाभिमानी थे। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए वे बहुत विनम्र थे। उनने कभी जानने का दंभ नहीं किया, कभी नहीं किया कि वे कुछ जानते। हालांकि मैं जानता हूं बहुत लंबे समय उनके पास रह के, क्योंकि मैं उन समाज में जीने वाले लोगों की चुप्पी भी पढ़ लेता हूं। मैं जानता हूं कि वे कितना जानते हैं। जिन लोगों को भी जानने का दंभ है, वो जरा महीने भर का समय किसी एक जनजातीय समुदाय के सानिध्य में गुजारें, लोक समाज के पास जाए और आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। और जिनके सानिध्य में रह के आपको पता चलेगा कि वे कितना जानते हैं। वे कभी कहते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि अलग से कोई चीज है जो मैंने जान ली है और दुनिया ने नहीं जानी। या तो ज्ञानी एकदम बैठे ही रहते हैं कि कब अवसर मिले उद्घोषणा करते हुए निकल जाए, जान लिया। कभी ऐसी विनम्रता। और एक बात, सूत्र की तरह ही इसको कहता हूं, बीज की तरह ही, ये जो आधुनिक जीवन की तथाकथित विडंबना हम लोगों के आसपास फैल गई, मैं इस पर बहुत बहुत समय तक सोचता रहा और मैं इस नतीजे पे आया, जो समाज और उसमें रहने जीने वाले लोग रचने के आनंद से वंचित हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। यह संभव नहीं। लोक समाज में जी रहा आदमी अपने से ही इतना तृप्त और आनंदित था, अपने होने में इतना आनंदित था, उसकी जीवन से अतिरिक्त कोई मांग नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि वो रचने के आनंद से भरा हुआ था। आप जरा विचार करें, हम शहरों में जीने वाले लोग क्या रच रहे हैं, और वे समाज कैसे होते हैं जिनसे रचना के अवसर छीन लिए जाते हैं। आप तृप्त नहीं हो सकते रचे बगैर। परमात्मा ने और प्रकृति ने हर मनुष्य अनूठा बनाया, विशिष्ट बनाया, अलग क्षमता देके भेजा, उसको रचना ही होगा। और अगर इसका अवसर जीवन नहीं दे रहा है, जीवन भारी तनाव से भर जाएगा, कभी जीवन सार्थकता का अनुभव नहीं करेगा, वो सफलता के पीछे दौड़ लगा देगा। और यही रचना हम देख रहे हैं, हर कीमत पे सफल, हर हालत में सफल। कितने हजार लोगों को रोना पड़ता है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही समाज बनेगा। रचना से वंचित किया अगर किसी समुदाय को, तो वो जैसा समाज बनेगा वो बन गया है हमारी सहेली रचना।
ये लोक रचना में नहीं, लोक रचना में मैंने नहीं देखा। अब हम थोड़ा सा एक बीज की तरह धर्म और धार्मिकता पर विचार करने, लोक में रहने जीने वाला आदमी जो है वो संगठित धर्मों के भीतर है या एक सच्ची धार्मिकता में, एक वास्तविक आध्यात्मिकता में। और जमीन आसमान का अंतर हो सकता है कि रोज मंदिर जाने वाला आदमी, रोज प्रार्थना करने वाला आदमी, रोज पूजा करने वाला आदमी एक वास्तविक धार्मिकता में ना हो, वो किसी आध्यात्मिक अनुभव के बिना ही एक दिनचर्या की तरह, एक दैनंदिनी की तरह उसको कर रहा, उससे कुछ नहीं होता। ये जो साप्ताहिक धर्म बना दिए हैं प्रार्थना करने की दुनिया में, क्या होना उससे? तंत्र खड़े हो रहे हैं, व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है ना, इनके विराट महंत है, एक हायरार्की बन रही है। धर्म तो कुछ है नहीं। लोक समाज का एक आदमी अपने खेत में जाने के पहले अपने खेत को, उसकी मिट्टी को सिर से लगाता, माथे से लगाता, प्रणाम करता है। हो गया मंदिर, अलग से क्या मंदिर? उसके द्वार से कभी कोई आदमी भूखा नहीं जाता, उसके पास खाने के लिए अगर है तो वो उसको अवश्य देगा। और अगर इतना ही है कि सिर्फ वो अपना पेट भर सके, उसमें से भी किसी को अपना हिस्सा दे देगा। होगी पूजा। इसको ये जो आध्यात्मिकता का वास्तविक और नगद अनुभव है, इसको रिप्लेस किस चीज ने किया है? संगठित धर्मों की तांत्रिकता। उन्होंने धर्म को ही बेदखल कर दिया। तो हमारे लोक समाज जो है वो जैसे शैडो ऑफ स्टेट के भीतर कभी नहीं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वो शैडो ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के भीतर कभी नहीं थे। उन्होंने मुक्त किया, उन्होंने कहा तुम चुनो। इस देश की परंपरा ने ही मुक्त किया। तुम अपना धर्म, अपनी प्रार्थना, अपनी साधना, अपना देवता, अपना तीर्थ, अपना धर्म ग्रंथ चुनने के लिए स्वतंत्र। क्या दुनिया में ऐसे इतनी स्वतंत्रता कहीं और दी गई? मुझे तो नहीं लगता। जितना मैं जानता हूं दुनिया, थोड़ा ही जानता हूं। फतवे होते हैं, सिर कलम होते हैं, बेदखली होती है, सूलियां होती हैं, कोई मुक्त करना नहीं चाहता। वो मेरी देश था और वो मेरी ही परंपरा थी जिसने मुझे अपनी धार्मिकता तक के लिए स्वतंत्र कर दिया। दुनिया में एक सच्ची आध्यात्मिकता के लिए ये स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। और जिन समाजों को वो नहीं मिली, वे कुंठित धार्मिकता के समाजों में बदल जाते हैं, जो अंततः एक दिन बर्बर होते, दूसरों पर हमला करते। जो अपने को नहीं जीत पाते, वे दूसरों को जीतने के लिए ललायत रहते पूरे समय। एक युवा मुझसे कह रहा था, भारत ने तो कभी किसी पे हमला नहीं किया। हमने कहा जी आपको अफसोस हो रहा है क्या? कर देना चाहिए। अजीब से अफसोस है। हमने कहा देखो भाई, हमारे पास ये विश्व विजय करने वाले लोग आए, ये दुनिया जीत रहे थे, तो हमने उनको देखा, समझा। हमारी परंपरा हमसे ये कह रही थी कि ये धरती जो है न जीतने के लिए होती है, न हारने के लिए होती है, रहने के लिए होती है, वो भी कृतज्ञता के साथ। चल मत पढ़ना, बड़ी झंझट में पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा जीतने क्या, अपने आप को जीतो। तुम ही जीतने के लिए अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तुम एक सच्ची धार्मिकता में होगे जिस दिन तुम अपने क्रोध से युद्ध करोगे। तुम एक सच्ची धार्मिकता में होगे जिस दिन तुम अपने अराजक काम को नियंत्रण में लोगे, इच्छा और वासना से संघर्ष करोगे। एक निष्कामता सदेगी तुम्हारे जीवन में। तुम एक सच्ची धार्मिकता में होगे और तब तुम तत्वतः ये पाओगे कि दरअसल तुम विजित हुए। और जो अपने को जीतता है, किसी को भी जीतने की इच्छा उसी क्षण पैदा हो जाती, जरूरत ही नहीं रहती। किसको जीतना? लोग हिमालय पे जा रहे हैं,
हिमालय चुनौती लग रहा है। प्रकृति को जीतना है, स्त्री को जीतना है, धरती को जीतना है, हिमालय पे झंडा गाड़ना है। क्या है ये सारी शब्दावली, ये मनसा, ये इच्छा, ये कामना आती कहाँ से? किस अहंकार के अंधेरे से पैदा हो रही है? हिमालय ने तुम्हें कोई चुनौती नहीं दी, तुम्हें ही चुनौती लग रहा है हिमालय, तो अलग बात है। एक जापान में झेन मंदिर में जिस दिन वो एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया गया, तो पूरी दुनिया की मीडिया में ये आ रहा था, आज एवरेस्ट पे मनुष्य की विजय हुई, झंडा फहराया गया वगैरह वगैरह जैसी भाषा। अकेला जापान का एक जैन मंदिर था जिसने एक छोटा सा पोस्टर एक जैन सन्यासी ने लगाया था, उस पर लिखा था, आज पहली बार हिमालय से मनुष्य की मैत्री, ये कोई और है। पर्वतों को मित्र बनाओ, नदियों को मित्र बनाओ, वृक्षों को मित्र बनाओ, वनों को मित्र बनाओ। ये देखना शुरू करो, इस जगत में कुछ भी जड़ नहीं है। ये हमारे लोक की देशना का अद्भुत बीज है। इस जगत में कुछ भी जड़ नहीं, बस अपनी शब्दावली को बदल लो। जब तुम चेतना में वास करोगे, तुम उसको समझना शुरू करोगे, तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि दरअसल जड़ मत कहो, न्यूनतम चैतन्य, न्यूनतम चैतन्य, जड़ नहीं। अब तो परमाणु ने सिद्ध भी कर दिया, परमाणु के विखंडन ने भी सिद्ध कर दिया। वाइब्रेशंस, कॉन्शसनेस, वही मैटर है। तो उन्होंने वृक्षों की पूजा की, नदियों की पूजा की, पत्थरों की मूर्तियां बना के निवेदित हुई, और उन्होंने कहा यही चुनौती है। अगर पत्थर को पिघला लिया अपनी प्रार्थना से, तो फिर इस जगत में प्रार्थना के लिए कोई चुनौती नहीं। मैं लोग के काल पे आना चाहता था, कालबोध पे एक आध बीज। ये देवी जी आई और इन्होंने कहा रहने दो टाइम। समय अद्भुत कीमिया। इस संसार में एक शिकायत है, हर आदमी कह रहा है समय नहीं, समय ही नहीं था, आ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए। कहाँ चला गया समय? सप्ताह जो है वो 6 दिन का नहीं हुआ, महीना जो है 28 दिन का नहीं हो गया, वर्ष जो है 354 दिन का नहीं हुआ। कमी कहाँ रह गई? उतने का होता है। शिकायत ये है समय ना था। तो जीवन में जीवन की गति को जितना बढ़ा दोगे, समय उतना कम हो जाएगा। समय उतना कम हो जाएगा। मैं एक ऐसे लोक समाज के और भारत में बातचीत कर रहा हूँ आपसे, जिसके पास बहुत समय था, जिसने कभी शिकायत नहीं की, समय ना था। और जिन समाजों के पास समय नहीं होता, वे रचने वाले समाज नहीं, उपभोक्ता समाज होते। रचने के लिए समय, अवकाश चाहिए। हम समय कहीं नहीं गए, जीवन की गति को बढ़ा दिया और एक मिथ्या व्यस्तता में चले गए। ये मिथ्या व्यस्तता क्या है? 24 घंटे का गणित लगाएं और सच्चे मन से एक बार ये लिख दें कि इन 24 घंटों में आपने क्या क्या किया, कितनी व्यस्तता वास्तविक थी, कितनी काल्पनिक और मिथ्या व्यस्तता थी।
बार बार उन्हीं पुराने अखबारों को क्यों पढ़ रहे, बार बार उन्हीं पत्रिकाओं को क्यों पढ़ रहे, बार बार उन्हीं धारावाहिकों को क्यों देख रहे हो, बार बार उन गंदी और विषैली फिल्मों को क्यों देख रहे हो? तुम कहाँ समय लगा रहे हो? समय जीवन ने कम नहीं किया, तुमने अपने हाथों से एक मिथ्या व्यस्तता में समय को गंवा दिया। माफ कीजिएगा, मंच की कुछ परंपराएं थी, उसके कारण मुझे समय का ध्यान दिलाना पड़ा। प्रथम सत्र में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि वो बहुत जगह जाते हैं और वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन में उन्होंने देखा है कि पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर इन अ डिफरेंट रीजन एंड दे सेलिब्रेट इन अ डिफरेंट सॉन्ग, बट the essence of everything is same. The essence, the connecting line, the connecting bond is same. और अभी कपिल कपूर जी ने भी कहा कि चाहे वो धरती माता हो, चाहे वो प्रकृति माँ हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे प्रकृति है, नदी है, पहाड़ है, ये सब हमको आपस में जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, हमें लगता है लोक मंथन यही है। लोक मंथन सिर्फ कहने और सुनने का स्थान नहीं है। दिस इज अ प्लेस वेयर वी नीड टू एक्सपीरियंस द वननेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम एक किताब के विमोचन की तरफ बढ़ रहे हैं। ईशान मंथन बुक, एडिटेड बाय डॉक्टर रीता सोनी, शुभ गुप्ता, रैम्बो और रणबीर। ये किताब श्री जय नंद कुमार जी व सच्चिदानंद जोशी जी की किताब से इंस्पायर्ड है। It is also motivated by Pragna Prabha and IGSA. Now I would call Shri Shubh Gupta to introduce the book. मंच पर उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी, माननीय श्रीधर बराटकर, अखिल भारतीय संयोजक साहित्य परिषद, सभागार में उपस्थित माननीय जय नंद कुमार जी, सच्चिदानंद जी, संजीव शर्मा जी, प्रशांत पुर जी और सबको मेरा सादर नमन, सभी सभागार में उपस्थित लोगों को। ये किताब सही में लोक मंथन से इंस्पायर्ड किताब है, जो कि हमने कार्यक्रम ईशान मंथन नाम से किया, और इसकी पूरी प्रेरणा जो है और इसकी पूरी एडवाइस माननीय नंद कुमार जी ने हम लोगों को समय समय पे दिया कि कार्यक्रम कैसे करना है। कार्यक्रम की योजना से लेके हर कुछ जो है नंद कुमार जी ने हमको समय समय पे सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया, उससे ये किताब निकल के आई। और सही में कहें तो ये पूरी लोक की किताब है, जो कि हम लोगों ने पिछले 6 साल में लोक मंथन से सीखा, वो इस किताब में और इस कार्यक्रम में निकल के आया था। और हम लोग सही में एडिटर, तो ऐसे शब्द हमने एडिट कर दिए हैं, लेकिन इस किताब में सही में एक लोक की भूमिका है। इसका एडिटर हम सही में इसका लोक, अगर कोई एडिटर हो सकता है तो वो लोक ही इसका एडिटर हो सकता है, लोक ही इसका निर्माता हो सकता है। लोक की प्रेरणा से ही बनने वाली ये पूरी किताब है। इसका पूरा का पूरा मोटिवेशन देना, समय समय पे हमको मार्गदर्शन देने में सच्चिदानंद जोशी जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, सहभागिता है। और सर ने इसका फॉरवर्ड भी लिखा। ऐसा माननीय सच्चिदानंद जोशी जी को हमारा बहुत बहुत नमन। और इसमें हम लोगों ने अन्य अन्य कहानियों को लेकर आए हैं। सही में तो जैसे मैं कई भाषणों में सुनता हूँ, कई लोग माननीय नंद कुमार जी को प्रोफेसर बोल देते हैं, तो मेरे मन में बार बार यह आता है कि जो संघ के प्रचारक हैं वो सही में लोक ऋषि हैं, और सही में लोक के प्रोफेसर तो यही लोग हैं। और इसी के साथ में मैं किताब में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स लिखे और इसकी पूरी भूमिका मैं बस 1 सेकंड में बताता हूँ। इसमें जैसे हमने चर्चा करी कि यहाँ की जो लोक आस्था है पूर्वोत्तर की, ईशान मंथन, ये माननीय नंद कुमार जी ने इसका नाम बताया। ईशान जो कि पूर्वोत्तर के देवता हैं, और उसका मंथन चंड, जिसको हम सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो इंडिजीनियस फेथ्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और इसमें यहाँ की मिथिला और असम की जो लोक वेडिंग सॉन्ग्स हैं उनके बारे में चर्चा हुई। स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा हुई, पूर्वोत्तर का क्या संघर्ष रहा है, स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस क्या है नॉर्थ ईस्ट की, उस पर चर्चा हुई। टैटूज़ पे चर्चा हुई। यहाँ मणिपुर और मथुरा के रास के बीच में क्या ट्रांजैक्शन है, क्या कॉन्फ्लुएंस है, उसके बीच में चर्चा हुई। और वहाँ के वृद्धजन, नॉर्थ ईस्ट के
3 वृद्धजन वहाँ से आए और उन्होंने अपनी बातें रखी और युवाओं से चर्चा करी, जो कि पूरे भारत से युवा इकट्ठे हुए थे। ऐसे 500 युवाओं से यहाँ के वृद्धजन आके चर्चा किए कि नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे देखते हैं और नॉर्थ ईस्ट को कहाँ जाना चाहिए, और इस यहाँ के पर्यावरण सब गतिविधियों पे चर्चा हुई। ऐसा करके ये किताब का हमने निर्माण किया। इसमें डॉक्टर रीटा सोनी, डॉक्टर रैम्बो, डॉक्टर रणबीर जी का बहुत बहुत आभार, और मैं सच्चिदानंद सर से, नंद कुमार जी से, ऋचा नेगी जी से और अपने तीनों एडिटर से मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि मंच पे आके एक किताब का विमोचन करें। धन्यवाद। ये सत्र यहीं समाप्त होता है।